हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 5 है जिसमें हम लोग पॉलिटी का क्रैश कोर्स कर रहे हैं। तो आज हम लोग भाग 4 के बारे में पढ़ेंगे, राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पॉलिटी में भाग 3 के बारे में पढ़ा था, जिसमें मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ा था। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें आर्टिकल 36 से 51 तक है भाग 4 में। तो चलिए हम लोग इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नीति निदेशक तत्व को भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में रखा गया। नीति निदेशक तत्व है जिसको अनुच्छेद कितना से कितना में रखा गया है, 36 से 51 में रखा गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया। इसको कहाँ से लिया गया है? तो हमारे भारत के संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, लेकिन आयरलैंड जो है वो स्पेन के संविधान से लिया है। आयरलैंड स्पेन के संविधान से लिया है, लेकिन हमारे संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया क्या? नीति निदेशक तत्व। ये ऐसे तत्व है जो देश के लिए आवश्यक है, किंतु संविधान बनते समय सरकार के पास इतने धन तथा संसाधन नहीं थे जो उन्हें उपलब्ध करा सके, अतः यह सरकार की इच्छा पर निर्भर करती है। तो ये ऐसे तत्व है जो देश के लिए आवश्यक है। हमारे संविधान जब बन रहा था उस समय हमारे भारत देश में इतना धन नहीं था, इतना संसाधन नहीं था कि इसको कंपलसरी करा सके। तो ये उनके इच्छा पर निर्भर करती है। तो भारत में जो नीति निदेशक तत्व है ये कंपलसरी नहीं है। नीति निदेशक के बारे में के.टी. शाह ने कहा था कि नीति निदेशक तत्व उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करती है। तो नीति निदेशक के बारे में के.टी. शाह ने क्या कहा था कि नीति निदेशक तत्व उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करती है। बैंक चाहेगी तो अभी करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। तो वो है बैंक अपनी इच्छा, ये कंपलसरी नहीं है कि हाँ करना ही पड़ेगा। तो ये उस चेक के समान है नीति निदेशक तत्व जिसका बैंक भुगतान अपनी इच्छा अनुसार करती है। नीति निदेशक तत्व का उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इसे संविधान का आदर्श कहा जाता है। इसके माध्यम से ज्ञात होता है कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। तो इसके अनुसार ही ज्ञात होता है कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। आर्टिकल 36 देखते हैं क्या है। नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा बताता है। राज्य की परिभाषा बताता है आर्टिकल 36 में। नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में बताता है। नीति निदेशक तत्व जो होते हैं, जो सरकार कभी कुछ हमारे लिए करती है, जैसे कि वृद्धा पेंशन देती है या कुछ, ये कंपलसरी नहीं होता। कभी कभी दे भी सकती है, कभी सरकार के बजट में कुछ दिक्कत आती है तो नहीं भी दे सकती है। तो वो हमारे लोक कल्याण के लिए होता है, तो ये कंपलसरी नहीं होता है। तो ये सरकार पर डिपेंड करता है। अनुच्छेद 37, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, अर्थात यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है या वाद योग्य नहीं है। तो इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, अतः न्यायालय द्वारा यह कंपलसरी नहीं है। अगर कोई इसका पालन नहीं करता है तो ऐसा नहीं कि उसके खिलाफ कंप्लेन कर देंगे। तो इसके लिए ये कंपलसरी नहीं है, इसलिए ये वाद योग्य नहीं है, मतलब इसके खिलाफ कोई मुकदमा जारी नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 38 है लोक कल्याण की अभिवृत्ति, अर्थात सरकार जनता का कल्याण करेगी, जैसे राशन कार्ड सामाजिक, आर्थिक और राजनीति न्याय के दौरान होती है। तो आर्टिकल 38 में है कि लोक कल्याण की अभिवृत्ति, अर्थात सरकार जनता का कल्याण करती है। सरकार जो जनता का कल्याण करती है, जैसे कि राशन कार्ड है, राशन कार्ड के द्वारा सरकार जनता को राशन देती है। पहले तो मिट्टी तेल भी मिलता था, अभी क्या है, अभी राशन गेहूं चावल मिलता है, तो वो देती है। तो ये 38 में दिया गया है। और ये किसके द्वारा होती है? सामाजिक और राजनीतिक न्याय के लिए किया जाता है, और ये सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो ये कभी ख़त्म भी हो सकता है या फिर रहेगा या फिर उसमें बढ़ोतरी भी किया जा सकता है। अनुच्छेद 39 है 39 है राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत, अर्थात राज्य के नागरिकों के कल्याण के लिए कुछ नीतियाँ बनी हुई है। तो अनुच्छेद 39 में बोला जाता है कि राज्य द्वारा जो अनुसरण किया जाता है नीति निदेशक तत्व, जो कुछ सिद्धांत, उसे राज्य के नागरिकों के कल्याण के लिए कुछ नीतियाँ होती है। तो राज्य के कल्याण के लिए, राज्य के जो जनता होते हैं, हमारे भारत देश के जो जनता होते हैं, उनके कल्याण के लिए जो कुछ कदम उठाए जाते हैं सरकार के द्वारा, उसके बारे में बताया गया है 39 में। आर्टिकल 39 का क है जिसमें निःशुल्क विधि कानूनी सहायता दिया जाता है 42
42वां संविधान संशोधन 1976 में ये हुआ था। तो 39 का क जो है, इसमें निःशुल्क जो कानूनी सहायता दिया जाता है, जैसे कि कभी कोई क्राइम करता है तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए नहीं होता है, तो सरकार की तरफ से उसके खिलाफ उसके साथ एक वकील दिया जाता है जो उसके साथ लड़े, वो अपने पक्ष में कुछ बातें रख सके, तो उसके लिए सहायता दिया जाता है। ये 39 के क में दिया गया है। और ये कब जोड़ा गया था? तो 1976 में जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 39 का घ है जिसमें समान काम के लिए स्त्री पुरुष को समान वेतन तथा संसाधनों का उचित वितरण किया जाएगा। तो अनुच्छेद 39 का घ है, उसमें क्या लिखा गया है कि समान काम के लिए स्त्री हो या पुरुष हो, किसी को भी सेम पेमेंट मिलेगा। मतलब जितना काम करवाएंगे उसका उतना वेतन मिलेगा दोनों को ही। ऐसा नहीं है कि पुरुष को ज़्यादा मिलेगा, पुरुष है तो, और स्त्री है तो उसको कम मिलेगा। दोनों को समान वेतन तथा संसाधन का उचित वितरण किया जाएगा। ये किसमें है? तो आर्टिकल 39 के घ में ये दिया गया है। अनुच्छेद 40 है जिसमें ग्राम पंचायतों का संगठन किया गया है। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करना, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करना अनुच्छेद 41 में है। जैसे कि क्या है? वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन, विकलांग को साइकिल दिया जाता है, तो ये सब किस में है? आर्टिकल 41 के तहत ही वृद्धा पेंशन मिलता है, विधवा पेंशन मिलता है, विकलांग को साइकिल मिलता है, जैसे कि छात्रों को छात्रवृत्ति मिलता है, और जो 10th 12th जो पास होती है लड़कियाँ उसको जो 25,000 और 10,000 जो मिलते हैं, तो वो सब इसी के हिसाब से मिलता है। अनुच्छेद 41 के नियम के हिसाब से उनको मिलता है। तो कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त होता है जनता को। अनुच्छेद 42 में क्या है? न्याय संगत कार्य की मानवोचित दशा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना, जैसे कि गर्भवती महिला द्वारा कठोर शारीरिक श्रम न करना। तो अनुच्छेद 42 में क्या है? न्याय संगत कार्य की मानवोचित दशा तथा मतलब किसी की स्थिति देख करके उससे काम करवाना है। ऐसा नहीं कि हाँ प्रेग्नेंट है, वुमेन है, उससे भारी काम करवा दो, भारी वजन वाला चीज़ उठवाओ, नहीं। मतलब उसकी जो मानवोचित मतलब मनुष्य के लिए जो उचित है उसका दशा देख करके वैसा उसको कार्य उसको मिलना चाहिए। तो जैसे कि गर्भवती महिला द्वारा कठोर शारीरिक श्रम न करना, प्रेग्नेंट वुमेन से कठोर शारीरिक श्रम नहीं करवा सकते हैं। ये किसमें है? आर्टिकल 42 में दिया गया है इसके बारे में। अनुच्छेद 43 है जिसमें निर्वाह योग मजदूरी अर्थात इतना वेतन दिया जाए कि परिवार चला सके कुटीर उद्योग में। कुटीर उद्योग में तो जो बड़े उद्योग होते हैं उसमें निर्वाह योग मजदूरी मतलब ये इतना पैसा उसको मिले कि एटलीस्ट वो खाना वाना खा करके उसके जीवन यापन हो सके, उसके फैमिली का इतना वेतन देना चाहिए किसी को भी, किसी भी मजदूर को। अगर कोई मजदूर मजदूरी करता है तो उस समय के हिसाब से उसके परिवार के खर्च के हिसाब से कितना होना चाहिए, पैसा कितना खर्च होना चाहिए, उतना एटलीस्ट उसको वेतन देना होगा। तो ये आर्टिकल 43 में लिखा गया है। तो इसको याद करने का एक ट्रिक है, द मन मतलब आर्टिकल 42 में क्या है? देहिक देख करके करना है, और आर्टिकल 42 में क्या है? किसी इंसान का जो एटलीस्ट मानव के लिए जो उचित कार्य होते हैं कि किस अवस्था में क्या कर सकते हैं उसके हिसाब से काम देना, ये आर्टिकल 42 में है। आर्टिकल 43 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 43 में दिया गया है कि उसका जीवन निर्वाह के लिए जितना पैसा चाहिए उतना एटलीस्ट किसी मजदूर का वेतन होना चाहिए। आर्टिकल 43 का क है जिसमें उद्योग प्रबंध में कामगारों की भागीदारी है। मतलब आर्टिकल 43 के क में कहता है कि उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी होती है। तो हाँ, कोई भी जो उद्योग होता है, कोई भी फैक्ट्री है, उसमें बिना मजदूर का कोई भी फैक्ट्री सक्सेस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो मजदूर पर ही आधारित होता है। आर्टिकल 43 का ख जो है, अनुच्छेद 43 का ख है, उसमें सहकारी समितियां का गठन, सहकारी समितियां का गठन है। और अनुच्छेद 44 में है समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अर्थात सभी धर्मों के लिए विवाह एवं तलाक की शर्तें समान होगी, भले ही विवाह की रीतियां अलग है। तो आर्टिकल 44 के बारे में पूछा जाता है, जैसे कि भारत में है कि
कोई भी इंसान एक ही विवाह कर सकता है। जब तक उसका तलाक नहीं हो जाता है तब तक वो दूसरा शादी नहीं कर सकता। तो ये सभी धर्मों के लिए है, सभी धर्मों के लिए समान है। और भले ही सभी धर्म का शादी करने का रीति अलग है, कोई जैसे हिंदू में सिंदूर डाल के करते हैं, मुस्लिम में निकाह करते हैं, तो वो कर सकते हैं, लेकिन तलाक का जो होता है, तलाक का शर्त जो होता है और विवाह का जो शर्त होता है वो शर्त समान रहेगा हमेशा। नोट में है, भारत के गोवा राज्य के अलावा उत्तराखंड में एक समान सिविल संहिता लागू है। तो भारत का जो गोवा राज्य है उसके अलावा उत्तराखंड में एक समान सिविल संहिता लागू है। आज़ादी के बाद 27 जनवरी 2025 को ऐसा कानून लागू करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जिसमें आदिवासी समुदाय को छोड़कर किया गया है। तो भारत में जो गोवा है, सबसे पहले गोवा था जहाँ पर समान सिविल संहिता लागू था, और उसके बाद उत्तराखंड में किया गया। और उत्तराखंड में कब किया गया? 27 जनवरी 2025 को किया गया। और वो भी आदिवासी समुदाय वहाँ पर वो नहीं मानेंगे, बाद बाकी के लोग उस वहाँ के मानते हैं। तीसरा है, अपराध के कानून को दंड संहिता तथा चुनाव के कानून को आचार संहिता कहते हैं। अपराध जो करते हैं उसके कानून को क्या कहते हैं? दंड संहिता। और जो चुनाव करते हैं उसके कानून को आचार संहिता कहते हैं। अब आर्टिकल 45 पढ़ते हैं, अनुच्छेद 45 पढ़ते हैं। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है तथा 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। तो आर्टिकल 45 में है कि 6 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी होती है। आप कोई भी अस्पताल में चले जाओ, सरकारी अस्पताल में, तो बच्चे के लिए उसके लिए अलग विभाग बनाया गया है जिसमें बच्चे का इलाज होता है। और गवर्नमेंट में भी आंगनवाड़ी जैसे है, आंगनवाड़ी और स्कूल है, उस समय बच्चे के लिए प्रॉपर उसके लिए आंगनवाड़ी में खाने पीने का भी सब कुछ का इंतजाम सरकार के द्वारा करवाया जाता है, जिसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे रहते हैं। और उसके बाद 10th तक फ्री में एजुकेशन दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। नोट में है, शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाकर 86वां संविधान संशोधन 2002 में 21 का क जोड़ दिया गया। तो शिक्षा का जो अधिकार था उसको मूल अधिकार बना करके 86वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 2002 में। 2002 में शिक्षा का जो अधिकार है वो मूल अधिकार बन गया। पहले शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार नहीं था, लेकिन 2002 में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया। और ये किस आर्टिकल में है? तो 21 का क है, जो हम लोग पढ़ाई किए हुए थे। अनुच्छेद 46 SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण है। तो अनुच्छेद 46 में जिक्र करता है कि SC ST और OBC तीनों कास्ट के लिए अलग से विशेष आरक्षण दिया जाता है, जो कि सरकार के द्वारा दिया जाता है, शिक्षा, नौकरी आदि के मामले में दिया जाता है। अनुच्छेद 47 है जिसमें सरकार पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाई एवं शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। तो अनुच्छेद 47 में कहता है कि सरकार पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराएगी और नशीली शराब एवं दवाई पर प्रतिबंध लगाएगी। तो नशीली जो शराब होता है उस पे तो रोक लगाया ही जाता है। जब भी सरकार को पता चलता है कि कहीं पे सेल आउट होता है उसका, तो उसको पकड़ते हैं और उस दुकान को बंद करवाते हैं। और नशीली जो दवाई होती है वो दवा आप डायरेक्ट किसी मेडिकल शॉप पे जा करके आप नहीं खरीद सकते, जब तक डॉक्टर का पुर्जा न हो, आपसे साइन करवाया जाता तब होता है। ऐसे नशीली दवा जो भी होती है, जैसे नींद की दवा, आप कोई भी मेडिकल शॉप पे जाके नहीं खरीद सकते, आपको नहीं दिया जाता है। ये सरकार की तरफ से इसके लिए बैन लगाया गया। हाँ, लेकिन किसी के लिए जरूरी होती है, डॉक्टर रिकमेंडेड करते हैं तो ये दिया जाता, तो आपको उसके लिए पुर्जा दिखाना होगा डॉक्टर का, तब वो मिलता है। अनुच्छेद 48 है जिसमें कृषि एवं पशुपालन की वृद्धि एवं दुधारू पशुओं के हत्या पर प्रतिबंध है। तो अनुच्छेद 48 में कहता है कि कृषि एवं पशुपालन की जो वृद्धि है एवं दुधारू पशु का जो हत्या है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो कृषि एवं पशुपालन का वृद्धि है उसके लिए तो सरकार बहुत सारी योजना बनाते हैं, किसान मेला, और किसान को छूट देते हैं बहुत सारे मामले में। तो ये आर्टिकल 48 के तहत करते हैं। और दुधारू पशुओं के हत्या पर प्रतिबंध, जैसे कि गाय का खून नहीं कर सकते हैं, गाय कोई गाय का मांस खाते हैं कुछ लोग, तो वो उस पर बैन लगाया जाता है सरकार के तरफ से। तो ये आर्टिकल 48 के तहत आता है, जिसमें
दुधारू पशुओं के हत्या पर रोक लगाना है। अनुच्छेद 48 का क है जिसमें पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ था, जिसके तहत 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर और 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट तथा 2002 में जैव विविधता अधिनियम लाया गया था। तो 48 का जो क है वो 48 आर्टिकल 48 की तरह ही है, जैसे कि आर्टिकल 48 में कृषि के बारे में, कृषि को बढ़ावा देना बोलता है, तो उसी का यह जंगली रूप है। तो 48 का क है उसमें पर्यावरण है और इसमें दुधारू पशु के हत्या पर रोक लगाना है, आर्टिकल 48 में बताया गया है। तो आर्टिकल 48 के क में जीव जंतु की रक्षा करना ये बताया गया है। और 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1976 में हुआ था, जिसके तहत 1972 में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था और प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था, जिसमें टाइगर को सेफली रखा जाए। उस टाइगर विलुप्त हो रहे हैं धीरे धीरे, तो उस पर ध्यान दिया जाए, इसके बारे में बताया गया है। और 2002 में जो एलिफेंट प्रोजेक्ट आया था, जिसमें एलिफेंट भी विलुप्त हो रहे हैं, हमारे बहुत सारे वन्य जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं, तो उस पर ध्यान दिया जा रहा है, उनको रेस्क्यू किया जाता है। अनुच्छेद 49 है जिसमें राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। तो अनुच्छेद 49 है जिसमें बताया जाता है कि राष्ट्रीय स्मारक जैसे कि ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, गवर्नमेंट का जो भी अनोखा चीज़ है उसकी रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। सरकार उसकी रक्षा करते हैं, जैसे कि ताजमहल का कलर येलो हो रहा था तो उसको वो ठीक करवाते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। तो ये सब अनुच्छेद 49 में है। और अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। तो अनुच्छेद 50 में बताता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका अलग है। जैसे कि हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं यूपीएससी, ये सब बोर्ड्स के थ्रू होते हैं, लेकिन जज का जो होता है एग्ज़ाम्स तो वो सब उनके अंडर ही होता है। ऐसा नहीं कि बीपीएससी यूपीएससी इसी के अंडर होता है। जज का अलग बोर्ड होता है, उनका खुद अपना ही होता है, वो न्यायपालिका में आता है और उसमें सिविल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनका अलग एग्जाम होता है। अनुच्छेद 51 है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझा देना, जिसके तहत भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता किया गया था। ये आर्टिकल 51 के तहत ही किया गया, तथा भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता किया गया वो भी अनुच्छेद 51 के तहत ही किया गया। इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति बढ़ावा देना, मतलब लड़ाई नहीं करना कि हाँ जैसे इंडिया और पाकिस्तान में बेवजह बार बार लड़ाई करना, मतलब वो कोशिश करेंगे, सबसे ज़्यादा कोशिश किया जाएगा भारत के तरफ से कि युद्ध ना हो, युद्ध के बिना ही मामला सुलझ जाए। तो ये आर्टिकल 51 में इसके बारे में बताया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्गीकरण। नीति निदेशक तत्व को 3 भागों में बांटते हैं। तो नीति निदेशक तत्व है उनको कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। पहला है गांधीवादी, दूसरा है समाजवादी, तीसरा है वैश्विक या उदारवादी। तो गांधीवादी में क्या है? आर्टिकल 40, 43, 43 का ख, 46, 47 और 48 है। समाजवादी में क्या है? समाज के लिए किसमें किया जाता है? 38, 39, 39 का क, 41, 42, 43, 43 का क और 47 है। और वैदिक या उदारवादी में क्या है? अनुच्छेद 44, 45, 48, 48 का क, 49, 50 और 51 उदारवादी में आता है। अनुच्छेद 43 और 47 गांधीवादी और समाजवादी दोनों के अंतर्गत आते हैं। तो आर्टिकल 43 और 47 है जो कि गांधीवादी और समाजवादी दोनों के तहत ये आते हैं। अनुच्छेद 48 गांधीवादी और उदारवादी दोनों के अंतर्गत आते हैं। नोट में है मिनर्वा मिल्स मुकदमे में न्यायालय ने कहा कि सरकार नीति निदेशक तत्व या मूल अधिकार दोनों पर ध्यान दे, अर्थात संतुलन बनाए रखे। न्यायालय ने कहा कि नीति निदेशक तत्व एक लक्ष्य है और इस लक्ष्य पर पहुंचने का साधन मूल अधिकार है। सरकार मूल अधिकार पर नीति निदेशक तत्व को प्रधानता नहीं दे सकती है। तो मिनर्वा मिल्स मुकदमे जो हुआ था उसमें न्यायालय ने कहा था कि सरकार नीति निदेशक तत्व या मूल अधिकार दोनों पर ध्यान दे, लेकिन
संतुलन बनाए रखे। न्यायालय ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व एक लक्ष्य है और इस लक्ष्य पर पहुंचने का साधन बस क्या है, मूल अधिकार है। नीति निर्देशक तत्व से संबंधित प्रमुख संविधान संशोधन जो हुए थे उसके बारे में देखते हैं। पहला है वर्ष 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत 3 नए अनुच्छेद 39 का क, 43 का क और 48 का क जोड़ा गया था। दूसरा है वर्ष 1978 में 44वां संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 38 के भाषा में परिवर्तन किया गया था। और तीसरा है वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21 का क में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। तो आर्टिकल 21 का क है वो नीति निर्देशक तत्व के संबंधित ही संविधान संशोधन हुआ था, जो कि 2002 में शिक्षा को किस चीज़ में जोड़ा गया था, मूल अधिकार में जोड़ा गया था। चौथा है वर्ष 2011 में 97वां संविधान संशोधन के तहत एक नए अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया, तो 43 का ख जोड़ा गया था। अब हम लोग मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व में अंतर देखते हैं। मूल अधिकार क्या होता है और नीति निर्देशक तत्व क्या होता है, उसमें हम लोग अंतर देखते हैं दोनों में। मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, यूएसए से, और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। मूल अधिकार किस में आता है, भाग 3 में आता है। और नीति निर्देशक तत्व किस में आता है, भाग 4 में आता है। और मूल अधिकार क्या है, नैसर्गिक अधिकार है तथा जन्म से ही मिल जाता। मूल अधिकार सबको जन्म से ही प्राप्त हो जाता है। और नीति निर्देशक तत्व क्या है, यह नैसर्गिक तत्व नहीं है, सरकार इसे लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। सरकार किसी को अगर कोई पालन नहीं करता है नीति निर्देशक तत्व को, तो ऐसा नहीं है कि उसको कोर्ट में घसीट देंगे, तो ऐसा नहीं है, ये नैसर्गिक नहीं है। मूल अधिकार यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय तथा वाद योग्य है। तो मूल अधिकार का अगर पालन नहीं होता है या फिर किसी के मूल अधिकार का हम हनन करते हैं, तो उसको वो कोर्ट में लेकर के जा सकता है कि ये हमें इस चीज़ से रोक रहा है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो है यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय तथा वाद योग्य नहीं है, इसको कोर्ट में लेकर के नहीं जा सकते हैं अगर कोई नीति निर्देशक तत्व का पालन नहीं कर रहा है। जैसे कोई राशन कार्ड के द्वारा कोई सरकार से राशन नहीं लेते हैं, उसका मुफ्त में जो भी सुविधाएं दी जाती है उसका उपयोग नहीं करते हैं, तो उसके लिए वो बाध्य नहीं है और उसके लिए कोई वाद नहीं कर सकता है, कोई उसके लिए कंप्लेन नहीं कर सकता, वो उसके इच्छा पर डिपेंड करता है। मूल अधिकार जो है यह सरकार की शक्तियों को घटा देता है, अर्थात ऋणात्मक है। तो मूल अधिकार जो है इसको सरकार भी मना नहीं कर सकती है, सरकार भी इसमें कुछ नहीं कर सकती है मूल अधिकार में। लेकिन नीति निर्देशक तत्व है यह सरकार के अधिकारों को बढ़ा देता है, अर्थात धनात्मक है। सरकार अपनी इच्छा से कुछ भी जनता के लिए करते हैं, जनता के लिए अच्छा काम करती है, ये नीति निर्देशक तत्व होते हैं। मूल अधिकार इसके पीछे कानूनी मान्यता है और नीति निर्देशक तत्व इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। इसके पीछे क्या है, राजनीतिक मान्यता है। कोई भी सरकार, अपना सरकार चेंज होते रहता है तो वैसे ही सुविधाएं जनता के लिए भी बदलती रहती है। मूल अधिकार यह निलंबित हो सकता है, मूल अधिकार निलंबित हो सकता है और नीति निर्देशक तत्व है यह निलंबित नहीं किया जा सकता है। मूल अधिकार यह व्यक्ति के भलाई के लिए होता है, व्यक्ति के लिए ही बनाया गया है कि उसके लिए क्या क्या नियम है, क्या क्या उसे मूल अधिकार प्राप्त है जिसका वो कोई भी हनन नहीं कर सकता, वही मूल अधिकार होता है। और यह समाज के भलाई के लिए होता है, यह सरकार द्वारा उठाए गए कदम होते हैं, इसलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो समाज के भलाई के लिए होता है। तो चलिए आज का चैप्टर कंप्लीट होता है जिसमें हम लोग भाग 4 पढ़े हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़े हैं। तो अगले क्लास में हम लोग भाग 4 का क पढ़ेंगे जिसमें मूल कर्तव्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।